हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्य अकेडमी। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। गांधीयन युग के बारे में पढ़ेंगे। आप चाहे एचएस का एग्जाम दे रहे हैं, अलाइड का, नायब तहसीलदार का, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। और टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी तो स्पेशली एचएस के जो सिलेबस है वहां पर मेंशन भी किया गया है। इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो ठीक है, आप ईयरफोन लगा करके आप सुन सकते हैं, हेडफोन जैसा आपको ठीक लगे। या फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, इस क्लास को हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे और साथ ही साथ में क्लासेस के स्टूडेंट के लिए भी। पहला फेज होगा, थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नई देखने को मिलेगी। जो चीज़ें आपको पता होंगी वहां पर हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी वहां पर हम थोड़ा फोकस करेंगे और आपको बता देंगे कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई ठीक ही चल रही होगी, और एचएस का जो एग्जाम है हो सकता है 1-2 महीने में आपका हो भी जाए। तब तक आपकी तैयारी ठीक हो जानी चाहिए। आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे, इसीलिए आपको पूरा पूरा ध्यान यहीं पर केंद्रित रखना पड़ेगा। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि इस क्लास के बाद आपको फिर गांधीयन युग के बारे में फिर से ना पढ़ना पड़े। तो गांधीयन युग पार्ट 1, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीलिम, मेंस, छोटे बड़े एग्जाम सभी के लिए, यूपीएससी से लेकर के क्लरिकल एग्जाम तक सभी के लिए जरूरी है। तो पहले देखते हैं महात्मा गांधी जी के अर्ली लाइफ के बारे में, या फिर अर्ली या गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन था। आप हेडफोन लगा करके सुन रहे हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो गांधी जी का जो जन्म है सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, पोरबंदर यानी गुजरात में। और उनके जो पिताजी है उनका नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था। वॉज दीवान ऑफ द पोरबंदर स्टेट। जो उनके पिता थे वो करमचंद उत्तमचंद गांधी यानी कि पोरबंदर जो राज्य था उसके दीवान हुआ करते थे। उनकी जो माता थी उनका नाम पुतली बाई था, जो जूनागढ़ से आती थी। तो एक उनकी जो माता है वो जूनागढ़ से है, और उनके पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी जो थे वो दीवान थे पोरबंदर स्टेट के। अब क्या होता है कि 13 साल की एज में उनकी मैरिज हो जाती है 14 साल की कस्तूरबा अ, कस्तूरबा मखनजी कपाड़िया के साथ। तो आपको नाम भी याद रखना है किसके साथ विवाह हुआ। तो 1 साल बड़ी थी इनसे, उनका नाम था कस्तूरबा बाई। फैमिली अगर ट्रेजेडी की बात की जाए तो 1885 में हिज फादर पास्ट अवे। 1885 में इनके पिताजी जो थे उनकी डेथ हो जाती है। 1869 में इनका जन्म हुआ, और 1885 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, बीमार चल रहे थे। गांधी एंड हिज वाइफ लॉस्ट हिज फर्स्ट चाइल्ड। तो इनका जो पहला बच्चा था, बेबी था छोटा सा, लेकिन आपको पता है कि उनके 4 बेटे थे। लेकिन एक बेटा उनका और भी था, लेकिन उसकी बचपन में डेथ हो जाती है जब वो छोटा बच्चा होता है। 1885 में जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, तो कुछ टाइम के बाद उनके जो सबसे छोटा बेटा था उसकी भी डेथ हो जाती है। इनके 4 बेटे थे, बाद में जाकर के जो 4 बेटे हुए गांधी एंड कस्तूरबा, फोर्थ सन। एक हरीलाल जिनका जन्म होता है 1888 में, जो सबसे बड़े बेटे होते हैं। फिर मनीलाल, 1892 में इनका जन्म हुआ। रामदास जिनका जन्म 1897 में हुआ। फिर देवदास, बॉर्न इन 1900। तो 1888 में पहले बेटे का जन्म, 1892 में, 1897 में और 1900 में इनके 4 जो बेटे थे उनका जन्म होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, इसीलिए आपने ध्यान को केंद्रित करना, सही तरीके से आप कर लें इसको। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो होती है राजकोट में, वेयर हिज फादर वर्कड एज द दीवान टू द रूलर ठाकुर साहिब। तो राजकोट में, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी यहां पर देखा था, पोरबंदर इन गुजरात, तो यहां पर दीवान हुआ करते थे ये पोरबंदर स्टेट में। तो वहीं पर राजकोट में इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहीं पर होती है। एंड ही अटेंडेड अल्फ्रेड हाई स्कूल इन राजकोट एट द एज ऑफ 11। तो 11 साल की एज में वो कौन सा स्कूल ज्वाइन करते हैं? अल्फ्रेड हाई स्कूल। प्राइमरी एजुकेशन राजकोट में, फिर अल्फ्रेड हाई स्कूल में 11 साल की एज में वहां पर शिक्षा लेते हैं। कॉलेज एजुकेशन यानी कि 18 साल की एज में गांधी जी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हाई स्कूल इन अहमदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको पता लगा कि वे राजकोट में, फिर इनका अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में ही था, वो भी 11 साल की एज में वहां से उन्होंने स्कूलिंग की, हाई स्कूल किया। फिर कॉलेज एजुकेशन जो था 18 साल की एज में उन्होंने अहमदाबाद से किया। ही एनरोल्ड इन भावनगर कॉलेज एंड लेटर ड्रॉप्ड। उन्होंने क्या किया, बाद में जो भावनगर कॉलेज है वहां पर दाखिला भी लिया, लेकिन वहां से उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। बाद में सेम जो कहानी थी, इन्होंने कॉलेज ऑफ बॉम्बे में भी दाखिला लिया, लेकिन वहां से भी उन्होंने छोड़ दिया। तो 2 जगह में इन्होंने दाखिला तो लिया, लेकिन वहां से उन्होंने छोड़ दिया, एक भावनगर कॉलेज और एक बॉम्बे कॉलेज। फिर जब हायर स्टडीज की बात आई तो गांधी जी लंदन चले गए 1888 में। ठीक है, 1888 में गांधी जी लंदन चले जाते हैं टू स्टडी लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो कॉलेज की पढ़ाई करने या कानून की पढ़ाई करने के लिए वो चले जाते हैं। ही वॉज इनरोल्ड इन द एट इनर टेम्पल टू बिकम अ बैरिस्टर। तो उन्होंने इंटर टेम्पल में बैरिस्टर बनने के लिए नामांकित कर दिया।
उसके बाद वो महात्मा गांधी जी भारत भी आते हैं। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1891 एट द एज ऑफ 22 आफ्टर हिज मदर पास्ट अवे। जब इनकी माता की डेथ हो जाती है उसके बाद ये यहाँ पर भी आ जाते हैं, भारत लौटते हैं 22 साल की एज में। 1891 डेट याद रखना है, क्योंकि कई बार ये भी आ जाता है कि तब महात्मा गांधी भारत आए या नहीं आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लॉ करियर की अगर उनकी बात की जाए, क्योंकि पढ़ाई करने तो वो चले गए थे, पढ़ाई करने गए थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में 1888 में। और गांधी जी फील्ड टू एस्टेब्लिश सक्सेसफुल लॉ कैरियर इन राजकोट एंड बॉम्बे। तो उन्होंने कोशिश की कि जो राजकोट है और बॉम्बे में अपने जो लॉ की पढ़ाई उन्होंने की थी, अपना एक कैरियर बनाना था उन्हें, लेकिन वो नहीं बना पाए। उन्हें डर सता रहा था, उन्हें डर लगता था स्टार्टिंग में, अगर उनकी आप जीवनी पढ़ते हैं। मूव टू साउथ अफ्रीका। फिर 1893 में वो एक केस से, जो केस रिलेटेड था आपका दादा अब्दुल्ला से, दादा अब्दुल्ला अगर गुजराती मर्चेंट, तो उन्हें वहां पर गुजराती स्पीकिंग वाला कोई व्यक्ति चाहिए था, तो गांधी जी उसके लिए परफेक्ट बैठ रहे थे। तो ये 1893 में कहां चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका एंड डरबन। तो एक ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था ये, कुछ एक लीगल इश्यूज जो आ रहे थे दादा अब्दुल्ला को वहां पर, जो मर्चेंट थे। अब क्या होता है कि इस टाइम पीरियड में हमने क्या क्या देखा, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है पोरबंदर में, और फिर 13 साल की एज में इनकी मैरिज होती है कस्तूरबा गांधी से। 1885 में इनके जो पिताजी हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ में इनके जो पहले बेटे थे उनकी डेथ हो जाती है। 4 बेटे होते हैं उनके बाद में। प्राइमरी एजुकेशन राजकोट, वेयर हिज फादर वर्कड एज अ दीवान। एट द एज अटेंडेड अल्फ्रेड हाई स्कूल इन राजकोट। 18 साल की एज में ग्रेजुएट होते हैं अहमदाबाद से, और भावानगर कॉलेज से और बॉम्बे कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं, लेकिन दोनों से वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। यहाँ पर 1888 में लंदन चले जाते हैं टू स्टडी लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज। फिर यहाँ पर ये इनरोल हो जाते हैं एट इनर टेम्पल टू बिकम अ बैरिस्टर। फिर 1891 में 22 साल की एज में ये वापस आ जाते हैं आफ्टर हिज मदर डेथ। ठीक है, आफ्टर हिज मदर पास्ट अवे। फेल टू एस्टेब्लिश सक्सेसफुल लॉ कैरियर इन राजकोट एंड बॉम्बे, और 1893 में ये बॉम्बे चले जाते हैं एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टू रिजॉल्व द लीगल इश्यूज फॉर द गुजराती मर्चेंट। आई होप कि ये स्टार्टिंग वाला एरा आपको समझ में आ गया होगा। अब महात्मा गांधी कहां चले गए हैं, साउथ अफ्रीका चले गए। ये अर्ली एज था उनका, अर्ली टाइम पीरियड कि क्या महात्मा गांधी ने किया। तो साउथ अफ्रीका के मैप आपको बहुत जानना जरूरी है। ये आपका साउथ अफ्रीका रहा। इसमें ये वाली जो लोकेशन है इसको आप याद रखिए, दिस इज ट्रांसवाल एंड दिस इज नटाल। ठीक है, ये 2 लोकेशन आपको याद रखनी चाहिए। यही यही एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन आती है, नटाल इंडियन कांग्रेस, ट्रांसवर्सल से कुछ इशू आता है जो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, तो इन दोनों को याद रखिए। एक ट्रांसवर्सल इधर है और नटाल जो है वो आपका यहाँ पर है। दिस इज साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, गांधी जी रीच साउथ अफ्रीका इन 1893 एज द फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर टू अराइव देयर एंड स्टेड फॉर 20 ईयर्स। गए थे 1 साल के लीगल जो केस, जो उनको केस था उनका, जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था उनका। लेकिन होता क्या है कि 1 साल ये 20 साल में तब्दील हो जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन रहा वो हम अभी जाकर के देखेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि कहा गांधी जी यहीं से बनते हैं। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बाद गांधी जी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंट ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सारी चीजें यहां से आती हैं। लेकिन कैसे आती हैं वो हम जाकर के देखते हैं। गांधी फेस severe racism in South Africa, which made him decide to take stand against the discrimination. तो बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, अत्याचार है, उनको देखने को मिलते हैं वहां पर, और वही वजह रही उनकी साउथ अफ्रीका में रुकने की। तो क्या होता है, जो भारतीय यहाँ पर थे, दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उनके साथ कैसा सलूक हो रहा था और कैसे उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली जो कैटेगरी थी दैट वाज इंडेंचर्ड लेबर। अब इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम द साउथ एंड द नॉर्थ इंडिया, कहां से, साउथ और नॉर्थ इंडिया से थे, हु माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका। 1890 के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए टू वर्क इन द शुगर प्लांटेशन। तो शुगर प्लांटेशन के लिए वो काम करने के लिए यहां पर चले गए, और उनको कहा जाता था गिरमितियास। और ये जो टर्म है गिरमितियास, रिलेटेड है अ टर्म रिलेटेड टू द वर्ड एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के थ्रू आप सोच लीजिए कि एक एग्रीमेंट के थ्रू नॉर्थ और साउथ इंडिया से जो लोग गए यहां पर काम करने के लिए शुगर प्लांटेशन से, उन्हें कहा जाता था इंडेंचर्ड लेबर। लेकिन क्यों इंडेंचर्ड कहा गया। दूसरे थे यहां पर मर्चेंट्स जो मुस्लिम थे। मैंने कहा 3 कैटेगरी है। तो पहले कैटेगरी हो गया आपका इंडेंचर्ड लेबर जो यहां पर काम करने गए थे शुगर प्लांटेशन में। फिर दूसरा था मर्चेंट्स जो मेनली यहां पर मुस्लिम थे, जो व्यापारी लोग थे। एंड एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स। एक्स इंडेंचर्ड लेबर यानी कि जिसका यहां पर पास बना था, कॉन्ट्रैक्ट बना था कुछ साल रहने का, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था, उसे कहा जाता था एक्स इंडेंचर्ड लेबर। तो 3 हमारे पास ये कैटेगरीज हो गई, इंडेंचर्ड लेबर, मर्चेंट्स एंड
एक्स इंडेंचर्ड लेबर। अब ये इंडेंचर्ड लेबर क्या हुआ, ये ठेकेदारी मजदूरी कि ठेकेदारी पर आप कुछ काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ, भैया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे, ऐसा ही होता है। ड्यूरिंग द 1860s white planters in the South Africa asked the Indian government for the permission to recruit workers from India for sugarcane cultivation in Natal under 5-year indenture system। आफ्टर 1860, 1860 के बाद क्या हो जाता है यहाँ पर कि भारत से जो भारत, क्योंकि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट थी, अब उन्हीं की यहाँ पर गवर्नमेंट चल चुकी थी अभी तक, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कुछ एक वर्कर जो है एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं, शुगर प्लांटेशन करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ में कुछ इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्कर की जरूरत थी। तो भारत से यहाँ पर जो वर्कर है वो चले जाते हैं इन नटाल अंडर 5-year इंडेंचर्ड पीरियड। तो 5 साल का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, 5 साल का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो यहाँ के लिए था, नटाल के लिए था। तो अब क्या होता है, आफ्टर द इंडेंचर्ड पीरियड वर्कर कुड सेटल एंड एंजॉय फुल राइट्स, कि भैया 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। इसीलिए तो वो इशू उठा ना, इसीलिए वो इशू उठा कि भैया हमें वोटिंग का अधिकार क्यों नहीं है, ये सब चीजें। जब उनको ये कहा गया था कि 5 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप यहां पर सेटल हो जाएंगे और आपको फुल राइट्स दिए जाएंगे। ओवर टाइम इंडियंस बिकम मोर एंटरप्राइजिंग, इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड बिकम लैंड ओनर्स व्हिच कॉज टेंशन विद द यूरोपियंस। और ऐसा ही हुआ कि 5 साल आप 10 साल कहीं एक स्थान पर रह रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर आप खुद ही ट्रेड करने लग जाएंगे। बेशक आप पहले एक व्यापारी के रूप में, पहले एक वर्कर के रूप में गए थे, तो धीरे धीरे वर्कर से थोड़ा आपके पास जब पावर आने लगी, पैसा आने लगा, तो आपने खुद ट्रेड करना शुरू कर दिया, आपके पास जमीनें आने लगी, कुछ आप राइट्स की मांग करने लग गए। तो एक पावरफुल कम्युनिटी के रूप में साउथ अफ्रीका में इंडियन लोग जो थे वो बन रहे थे धीरे धीरे आफ्टर 1860s। क्यों? शुगर प्लांटेशन की वजह से, मेन चीज वही थी। और उसके बाद इंडेंचर्ड पीरियड था 5 साल का, उसके बाद उनको पूरे राइट्स मिलने थे। लेकिन हुआ क्या यहां पर, हुआ क्या कि यहाँ के जो लोग थे, इंडियन जो लोग थे, उनके साथ जातीय भेदभाव किया जाता था, रंग भेद की नीति जिसे आप कहते हैं ना। तो इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका वर ट्रीटेड सेकंड क्लास सिटीजंस। अब इंडियन यहाँ पर बुला तो दिए, उनके उनके 5-6 साल या 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, इतने हो तो गए थे, लेकिन उनके साथ आज भी, उनको आज भी सेकंड क्लास सिटीजन कहा जाता था। कॉल्ड कुलीज, डेरोगेटरी टर्म जो है, उनको आज भी कुली के रूप में ही माना जाता है यहाँ पर, अगर किसी के पास पैसा भी है, कुछ भी है, लेकिन उन्हें कुली कहा जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन थे वो। देयर मैरिज वर नॉट रिकॉग्नाइज, ये बाद में कहानी है कि जब उनको उनकी मैरिज कहा कि ठीक है आपकी जो मैरिजेस यहाँ पर की गई है वो अमान्य होंगी। अनड्यू टैक्सेस लिए जाते थे उनसे। फॉर एग्जाम्पल बाद में जाकर के ट्रांसफर लेजिस्लेशन ऑफ 1885, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियंस को कहा गया कि आपको 3 यूरो देने पड़ेंगे अगर आपको ट्रांसवाल में एंट्री लेनी है। ठीक है, कहां पर ट्रांसवाल है, देखो, अगर आपको यहां नटाल से ट्रांसवाल में एंट्री लेनी है तो 3 यूरो देने पड़ेंगे। तो ये था ये वाला लेजिस्लेशन, ट्रांसवाल लेजिस्लेशन ऑफ 1885। उसके बाद डेरोगेटरी रूल्स थे कुछ, जैसे कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी टू लिव इन सर्टेन एरियाज व्हिच वर कंजेस्टेड एंड अनसैनिटरी, जहां पर रहने के योग्य जो स्थान था वो था ही नहीं, और उनको कहा गया था कि सिर्फ आप इसी स्थान पर रहेंगे। बैन ऑन बीइंग आउटसाइड आफ्टर 9 PM, 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हैं। डिनाइल ऑफ द राइट टू यूज पब्लिक फुटपाथ एक्सेट्रा, कि पब्लिक जो फुटपाथ है वो इंडियन नहीं यूज कर सकते, 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, पुलिस कहा गया उनको, मैरिज जो थी उनकी अस्वीकार्य थी, टैक्सेस लगाए जा रहे थे उन पर, तो कुछ एक राइट टू वोट नहीं था, सर्टेन एरियाज में रह रहे थे। तो ये सारी चीजें आप सोच करके देखिए कि ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन इंडियंस पर लगाई गई थी। अब क्या होता है, जब महात्मा गांधी जी यहां पर आते हैं तो उनके साथ भी जातीय रूप से भेदभाव किया जाता है, रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ ए ट्रेन व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उनको ट्रेन से बाहर निकाल दे कि भैया आप तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में यहां पर एंट्री नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए है, आपके लिए वो लास्ट वाली बग्गियां हैं उसमें आप जा सकते हैं। व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम चार्ल्सटाउन टू जोहान्सबर्ग, Gandhi was not allowed to sit with white passengers despite having a ticket for the stage coach. उनके पास टिकट था लेकिन उनको बाहर निकाल दिया कि भैया अब आपको यहां से बाहर निकाल देंगे, जब वो यहां से जा रहे थे चार्ल्सटाउन से जोहान्सबर्ग जा रहे थे। गांधी फेस्ड ह्यूमिलेशन ड्यू टू द कलर स्किन इन द पब्लिक प्लेसेस। सिर्फ गांधी जी ही नहीं बल्कि जितने भी यहां पर लोग थे जो व्हाइट नहीं थे, जिनका कलर व्हाइट नहीं था, सांवला कलर था, जिन्हें इंडियन क्या कहते हैं, तो सभी को वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। ये वहां की मजबूरी थी, मजबूरी तो क्या अंग्रेज कर रहे थे ये, है ना। गांधी गैदर्ड इंडियंस इन प्रिटोरिया, एड्रेसेस द इशू एंड एनकरेज पीपल टू। तो गांधी जी ने क्या किया, प्रिटोरिया में वहां के लोगों को इकट्ठा किया और इश्यूज को एड्रेस किया। कौन कौन से, बी ऑनेस्ट इन देयर बिजनेसेस,
and acquire good habit like sanitation and learning, present their problems in front of their respective authorities। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो काम आप कर रहे हैं उसमें ऑनेस्ट रहिए, साथ ही साथ में अच्छी हैबिट्स चुनिए, आप सैनिटेशन या फिर पढ़ाई लिखाई करिए आप, एंड प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज। क्या होता है कि एचएस में या यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही करके, कुछ भी पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी से, कि अगर महात्मा गांधी ने एक लाइन भी कही होगी वो भी पूछ लिया जाता है। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी इस समय कहते हैं, आई हैड लर्न्ड टू फाइंड आउट द बेटर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर एंड टू एंटर मेंस हार्ट, आई रियलाइज दैट द ट्रू फंक्शन ऑफ अ लॉयर वाज टू यूनाइट पार्टीज रिवन असंडर। क्या कहा महात्मा गांधी ने, ये लाइन भी बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है। मैंने मानव स्वभाव के अच्छे पक्ष को पहचानना और लोगों के दिलों में प्रवेश करना सीखा था। मैंने महसूस किया कि एक वकील का असली कार्य विवादों में बंटे हुए पक्षों को एकजुट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार यही लाइन क्वेश्चन में आ गई कि ये लाइन जो थी वो किसके द्वारा कही गई थी। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, जो स्टार्टिंग वाला फेज था उनका, तब ये रियलाइज करते हैं, कि ये वकील का जो असली काम है वो विवादों में जो बटे हुए लोग हैं उनको एकजुट करना है, वो वकील का काम है। गांधी एंड हिज पॉलिटिकल स्टांस इन साउथ अफ्रीका। अब जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण था उनका, अब वो कैसे उभरता है यहां पर, ये कहानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक तो हमने देखा महात्मा गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए, साउथ अफ्रीका में क्या इशू था। अब महात्मा गांधी जी का राजनीतिक जो करण है, राजनीतिकरण कैसे वहां पर करते हैं, कैसे राजनीति में एंटर होते हैं, वो यहां से आ जाता है। हिज पॉलिटिकल एक्शन वॉज कैटेगराइज्ड इनटू टू फेजेस। तो दो फेज है, पहला फेज है उनका मॉडरेट फेज, जैसे कि आप भारत में भी देख रहे थे कि 1885 में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो लगभग 1905 तक या 1907 तक आपका मॉडरेट फेज चलता है। वैसे ही महात्मा गांधी जी का भी यहां पर मॉडरेट फेज चल रहा था 1894 से लेकर 1906 तक। दूसरा फेज चलता है सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस, जो 1906 से लेकर 1914 तक चलता है। ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। तो बात करते हैं पहले मॉडरेट फेज की। अब मॉडरेट फेज के टाइम पीरियड में क्या हुआ, इसी समय प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी नटाल असेंबली बिल ऑफ 1894, आल्सो नोन एज द डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल और द फ्रेंचाइज बिल। पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बिल के खिलाफ, नटाल असेंबली बिल ऑफ 1894। इसमें क्या कहा गया था, इस बिल में यह कहा गया कि भारतीय जो होंगे उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, टू इलेक्ट द मेंबर फॉर द नटाल लेजिस्लेशन असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो कहीं पर भी होगी, आज हिमाचल की बात कर लीजिए, हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो वैसे ही जो नटाल वाला क्षेत्र था, जो नटाल था यहां पर भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अब जो भारतीय हैं उनको कहा गया कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। एक बिल पास किया गया, नटाल असेंबली बिल ऑफ 1894, और इसे ही कहा गया डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल और फ्रेंचाइज बिल, ठीक है, कि भैया भारतीय को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। गांधी फॉर्म्ड अ कमेटी टू प्लान एंड प्रोटेस्ट, मार्किंग द फर्स्ट स्ट्रगल इन द साउथ अफ्रीका। तो पहली बार जब भारतीय को यहां पर वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, इसके खिलाफ ही महात्मा गांधी जी यहां पर पहली बार अब जाकर के कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलिटिकल जो उनका वर्चस्व है वो यहां से शुरू होता है। ही सेंट पिटिशन टू इंग्लैंड, तो उन्होंने पिटिशन भेजी इंग्लैंड को, साइन बाय द इंडियंस टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉलोनीज लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कॉलोनीज के लिए, क्योंकि ये कॉलोनीज थी ना, अलग अलग देशों में उनकी कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अलग अलग देशों में कॉलोनीज थी, तो ऐसी ही कॉलोनी आपकी नटाल में भी है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर कॉलोनीज थे उस वक्त लॉर्ड रिपन, वो उनको भेजते हैं, पेटिशन भेजते हैं, क्योंकि सेम चीज आप रिलेट कीजिए को इंडिया में जो मॉडरेट थे स्टार्टिंग फेज में, वो भी तो जो नरम दल थे वो भी तो यही काम कर रहे थे ना, प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, स्टार्टिंग में वही काम कर रहे थे वो। विद मास सपोर्ट एंड द मीडिया अटेंशन द बिल वाज vetoed but the amendment bill passed despite Indian opposition। ठीक है, यहां पर क्या किया गया कि बिल को अमेंड किया गया, ठीक है, अमेंड किया गया, लेकिन उसे पास होने से तो नहीं रोका जा सका, लेकिन फिर भी कुछ अमेंडमेंट उसमें की गई। गांधी जी फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रगल साउथ अफ्रीका में पार्शियल सक्सेसफुल होती है, जहां पर उन्होंने लोगों में अवेयरनेस जगाई अंग्रेजों के खिलाफ, एंड पास एन अमेंडेड फॉर्म, अमेंडमेंट किया गया। बेशक वो वैसे ही फॉर्म में पास तो हुआ, लेकिन वैसे ही फॉर्म में पास नहीं हुआ, अमेंडमेंट के रूप में वो पास किया गया। अब यहां पर महात्मा गांधी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब स्थापना करते हैं, वेरी क्वेश्चन आ गया, 1894, एन एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब क्योंकि इससे पहले उन्हें पता लग चुका था कि भैया हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अब जाकर के नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1894 में। यहीं पर आपका बिल आया था, नटाल असेंबली बिल, और साथ ही साथ में उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया है नटाल इंडियन कांग्रेस का।
A debating society, the colonial born Indian Education Association was formed as an offshoot of NIC. Very important, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, सॉरी नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया, जिसे आप NIC कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं पढ़ा, एक डिबेटिंग सोसाइटी थी कि आप डिबेट करेंगे किसी भी टॉपिक पर, वो एक कॉलोनियल बॉर्न इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन बनाई गई, इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन बनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफशूट थी ये किसकी? एनआईसी की ही। तो गांधी जी रोट 2 पैम्पलेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनआईसी। इन्होंने 2 यहां पर पैम्पलेट छापे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, एन अपील टू एवरी ब्रिटेन इन साउथ अफ्रीका, एन अपील टू एवरी ब्रिटेन, ब्रिटेन वाला नहीं है ये, ठीक है। और दूसरा है इंडियन फ्रेंचाइज एन अपील। ये 2 जो पैम्पलेट थे उनके द्वारा पब्लिश किए गए व्हेन महात्मा गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका। आप समझ लीजिए कि 1894 का ये टाइम पीरियड था। अब इशूड फेस्ड बाय द इंडेंचर्ड इंडियंस, जो यहां पर इंडियंस थे, इंडेंचर्ड इंडियंस थे, जो मैं आपको बता चुका हूं कि इंडेंचर्ड का मतलब क्या है, जो यहां पर रह रहे थे लेकिन उनका पीरियड जो है या तो समाप्त हो चुका था या तो वो उनका पीरियड अभी चल रहा था, वो इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं यहां से। फ्रस्ट्रेशन विद द ग्रोइंग इंडियन ट्रेड इन नटाल, ठीक है, द ग्रोइंग इंडियन ट्रेड इन नटाल, द नटाल गवर्नमेंट imposed a tax of 25 euros annually on each indentured Indians। तो कितना लगाया गया? जो हर एक इंडेंचर्ड लेबरर्स था यहां पर, चाहे जो भी व्यक्ति यहां पर थे, उन पर 25 यूरो का एनुअली इंडेंचर्ड एनुअली जो था वो टैक्स इन पर लगाया जा रहा था। दिस इज इंपॉर्टेंट, कितना लगाया जा रहा था? 25 यूरोस, 25 यूरोस लगाया जा रहा था। एनआईसी रेज दिस इशू लीडिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट इंटरवेनिंग एंड रिड्यूसिंग द टैक्स टू 3 यूरोस। बाद में जाकर के इसको कम कितना किया गया? 3 यूरोस कर दिया गया। पहले कितना? 25 यूरो, फिर इसको 3 यूरो कर दिया गया। द टैक्स वाज अबॉलिश्ड आफ्टर 20 इयर्स अंडर द इंडियन रिलीफ एक्ट ऑफ 1914। तो बाद में जाकर के हम देखेंगे, बाद में जाकर के ये पास होता है 1914 में जाकर के, इस जो ये टैक्स था ये 3 यूरोस का, इसको खत्म कर दिया गया, जो इंडियन इंडेंचर्ड पर लगाया जा रहा था, ठीक है, इंडियन इंडेंचर्ड पर लगाया जा रहा था। गांधी जी विजिट टू इंडिया, इसी समय महात्मा गांधी भारत भी आते हैं। देखो उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया, नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन किया, और इस समय एक डिबेटिंग सोसाइटी भी बना दी गई थी। और 1896 में 2 साल के बाद ही, 2 साल के अंतराल वो महात्मा गांधी जी भारत आते हैं और यहां पर लोगों में अवेयरनेस लाते हैं कि भैया किस तरीके की कंडीशन भारतीय लोगों की वहां पर है, इंडेंचर्ड इंडियंस की साउथ अफ्रीका में है। तो यहां पर मेन काम क्या था उनका? इंडेंचर्ड इंडियंस जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में जानकारी देना भारत के लोगों को। He wrote the green pamphlet and met with Indian leaders, reformer and media to publicate the issue. This is important. तो उन्होंने क्या किया? ग्रीन पैम्पलेट जारी किए कि अपनी जो बातें हैं वो मेन लीडर्स तक पहुंचा सके, रिफॉर्मर्स तक पहुंचा सके, मीडिया तक पहुंचा सके, ताकि इस पूरे के पूरे इशू को पॉलिटिसाइज किया जाए, बताया जाए कि क्या किया जा रहा है। And Gandhi's effort brought attention to the issues internationally, but he was attacked and lynched by a European mob upon his return to South Africa. This is also important. देखो ये मेंस के लिए भी जरूरी है, इसीलिए आप पूरा के पूरा याद रखें इसको, कहानी को, कि महात्मा गांधी जी जब वापस जाते हैं, जब उन्होंने यहाँ पर ये टेंशन उनको मिल रही थी, इंटरनेशनली उनको इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस है वो मिल रही थी, तब जाकर के जब वो वापस जाते हैं साउथ अफ्रीका में, तो एक मॉब इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो अटैक करते हैं महात्मा गांधी पर। इस समय ये 1896 हो गया, ठीक है, 1894 हुआ, 1896 हुआ। अब क्या हुआ कि 1899 और 1902 के आसपास बोर वॉर चलती है। ड्यूरिंग द बोर वॉर गांधी फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर कॉल्ड नटाल इंडियन एम्बुलेंस। किसको? ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए, ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए इस समय, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि हमें ब्रिटिशर्स की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना है अपनी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, हम अपने अधिकार अपने बलबूते पर लेंगे, ना कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था, ये स्टांस था उनका। तो अब जाकर के महात्मा गांधी, जब बोर वॉर चलती है, तो महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स की हेल्प करने के लिए नटाल इंडियन एम्बुलेंस का फॉर्मेशन करते हैं, टू हेल्प टेंड टू वॉन्डेड, जो जिनको चोटें आई हैं उनको हेल्प करने के लिए। एंड गांधी जी वॉज अवॉर्डेड द टाइटल केसर हिंद फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए उनको केसर हिंद की उपाधि भी दी जाती है बाद में जाकर के। Gandhi's volunteer work during the war was showcased his commitment to the social services, earning respect and the recognition. अब क्या हुआ? इस चीज से हुआ क्या कि अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेज जो थे अभी तक, जैसे बाकी जो लीडर्स थे, उनके साथ तो इतनी संपत्ति उनको थी नहीं। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की हेल्प की, अंग्रेज जो सैनिक थे उनकी हेल्प की, हो सकता है अंग्रेजी सैनिक उसमें भारतीय भी हो, उनकी भी हेल्प की, जो युद्ध में लड़ रहे थे। बेशक वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक तरफ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन दूसरे ही साथ में जहां उनकी लड़ाई चल रही थी, बोर वॉर चल रही थी, तो वो ब्रिटिशर का साथ भी दे रहे थे। साथ इन द सेंस
एम्बुलेंस सेवाओं के तौर पर, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में। तो इनको यहां पर रिस्पेक्ट और जो रिकॉग्निशन है वो मिलती है ब्रिटिशर्स से। अब उसके बाद क्या हुआ, 1902 में गांधी resumed his political work and established an office in Johannesburg which had the largest concentration of Indian, very important। तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑफिस बनाते हैं जोहान्सबर्ग में, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कब बनाया, 1902 में। जैसे ये वॉर खत्म हो जाती है उसके बाद 1902 में महात्मा गांधी जी फिर से अपनी कहानी में वापस आ जाते हैं कि हम एक ऑफिस बनाते हैं, दैट वाज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द इंडियंस, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो इंडियंस उनको वहां पर मिले। अब क्या हुआ, 1902 में ये हुआ और 1903 में ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन जनरल जो था उसकी शुरुआत कर दी, विच वॉज पब्लिश्ड बाई मनसुख लाल नजर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपने पढ़ लिया, ये तो आपने पढ़ लिया कि इन्होंने स्टार्ट किया इंडियन ओपिनियन, लेकिन उसको जो पब्लिश किया गया वो मनसुख लाल नजर के द्वारा किया गया, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या होता है, इसी के दौरान जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, कुछ उनके पास बुक्स थी, महात्मा गांधी के दौरान, महात्मा गांधी के पास जो रिलेटेड है इस दौरान के लिए। पहली, अ गाइड टू हेल्थ, गांधी कंपाइल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटरी गाइडलाइंस फॉर द इंडियन ओपिनियन। जो इंडियन ओपिनियन उनके द्वारा यहां पर जारी किया गया था 1903 में, उसमें उन्होंने क्या बताया, दिस डाइटरी गाइडलाइन अ गाइड टू हेल्थ, उसमें उन्होंने क्या बताया गया था, न्यूज़पेपर तो ये जारी जनरल शुरू किया गया था, लेकिन उसमें एक ये था, स्वास्थ्य का मार्गदर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब स्वास्थ्य के बारे में अगर कुछ ऐसा टॉपिक आए कि महात्मा गांधी जी ये अनसैनिटरी जो कंडीशंस है उनके खिलाफ भी थे, वो कह रहे थे ना, आप पहले से कह रहे थे भैया आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहीं पर गांधी कंपाइल करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डाइटरी गाइडलाइंस, आहार संबंधी दिशा निर्देश वो देते हैं, उनके संकलित किए कहां पर, इंडियन ओपिनियन में। अनटू दिस लास्ट, अभी जहां साउथ अफ्रीका में है, अनटू दिस लास्ट गांधी ट्रांसलेटेड जॉन रस्किन्स अनटू दिस लास्ट इनटू गुजराती, टाइटल सर्वोदया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस दौरान क्या हुआ कि गांधी जी ने जॉन रस्किन की बुक थी जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट, उसका अनुवाद गुजराती में करते हैं और उसको नाम देते हैं सर्वोदया, और यहीं से वो कंसेप्ट आया सर्वोदया की सभी का उदय हो। अब बाद में जाकर के वी हैव माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अ कलेक्शन ऑफ द वीकली आर्टिकल पब्लिश्ड इन द नवजीवन, ये हम बाद में जाकर के देखेंगे। ठीक है, ये कहां पर थी, वीकली आर्टिकल था जो पब्लिश होता था नवजीवन में, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो आज के समय में हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक, 1893 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं एज द फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर। ठीक है, एक साल का पीरियड होता है लेकिन 20 साल में तब्दील हो जाता है। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन करते हैं और 1896 में भारत आते हैं कि यहाँ के लोगों को अवेयर किया जाए, जो इंडेंजर जो इंडियंस है जो साउथ अफ्रीका में फेस कर रहे हैं उसको, उसके बारे में अवेयर किया जाए भारतीयों को। 1899 और 1902 तक क्या करता है वो, नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स ड्यूरिंग द वॉर वॉर्स। उसके बाद 1903 में वो इंडियन ओपिनियन जनरल शुरू करते हैं। 1906 से लेकर 1914 तक अब सत्याग्रह वाली कहानी शुरू होती है। और 1907 में, ये याद रखना है, 1907 में ट्रांसलेट अनटू दिस लास्ट इनटू गुजराती एज सर्वोदया। अब चलता है दूसरा फेज। दूसरा फेज मींस सिविल डिसोबीडियंस फेज। हमने पहले बात की थी कि देयर वर टू फेजेस इन साउथ अफ्रीका, देयर वर टू फेजेस। फेज वन वाज मॉडरेट फेज जो 1894 से 1906 तक चला, और दूसरा फेज सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस फेज था जो 1906 से लेकर 1914 तक चला। अब चलते हैं दूसरे वाले फेज में। अब इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में 1906 में गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट द एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ब्लैक लॉ इन द ट्रांसवाल। गांधी जी ने एक डेलीगेशन भेजा टू इंग्लैंड टू अपोज द इंडियन बिल एंड बट इट वाज पास्ड विद द अमेंडमेंट्स, इसको भी पास कर दिया गया। लेकिन ये सारे पास कर दिए गए, इंडियन दिस एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एंड इंडियन बिल, ये पास कर दिए गए। Okay. Gandhi ji led a delegation to England to oppose the Indian bill, but it was passed with amendments. और फॉर्मेशन करते हैं वो पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन की। गांधी जी फॉर्म्ड अ पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉयकॉट परमिट ऑफिसेस। इनसे परमिट जो लिए जा रहे थे, परमिट कार्यालय का कि भैया परमिट आपको दिखाना पड़ेगा। एंड 1907 में द ट्रांसफर इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन बिल वाज पास्ड, जो ट्रांसफर है उस इलाके में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा जाने से। अब क्या होता है कि इस समय जब गांधी जी रेजिस्टेंस कर रहे थे, दिस पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाई, इसको हेल्प किया गया बाई जमशेद जी टाटा। इन्होंने 25,000 रुपए दिए थे टू गांधी जी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपके लिए। और इस समय वो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। गांधी एस्टेब्लिश्ड टॉलस्टॉय फार्म विद सपोर्ट फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड हरबन कालन बेग, दिस इज इंपॉर्टेंट।
तो इनकी सहायता से वो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना यहां पर करते हैं। और 1911 से लेकर 1912 के दौरान यहां पर क्या कहानी चली हुई थी? सेम कहानी जैसे जिस समय महात्मा गांधी ये सत्याग्रह लॉन्च कर रहे थे 1906 के बाद वाली जो कहानी है, तो 1911-12 के दौरान यहां पर क्या चला हुआ था? 1911-12 के दौरान देखो क्या चला हुआ था कि किंग जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ, कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज। देखो ये कहानी याद रखना इसके साथ में ही, क्योंकि 10-11 सेम कहानी है। द कोरोनेशन टुक प्लेस एंड ब्रीफ एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियंस वर मेड। राज तिलक हुआ, सरकार और भारतीय सरकारों के बीच में संक्षिप्त समझौते भी किए गए। आपने देखा कि दिल्ली कैपिटल बनाया गया, अनलमेंट ऑफ द दिस बंगाल पार्टीशन एक्ट, बंगाल पार्टीशन एक्ट को वापस ले लिया गया था, पार्टीशन को। गोखले वेज टू साउथ अफ्रीका, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसी टाइम पीरियड में जब ये कोरोनेशन हुआ 1911-12 की कहानी है, इस समय गोखले भी जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये जरूरी है कि वो कब गए थे। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, पोल टैक्स, इमिग्रेशन लॉ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इनवैलिडेटिंग मैरिजेस बिकम द सेंट्रल ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट। जो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था, इसी दौरान चल रहा था, तो उनके मेन इशू ये थे। मेन इश्यूज क्या क्या थे? ये वाले मेन इश्यूज थे। यहां पर क्या हुआ? मास इंप्रिजनमेंट एंड एट्रोसिटीज वर कमिटेड अगेंस्ट द मासेस। तो लोगों पर अत्याचार किए गए, गिरफ्तारियां की गई। यहां से इंडिया से गोपाल कृष्ण गोखले गार्नेड सपोर्ट इन इंडिया फॉर द साउथ अफ्रीका स्ट्रगल। ये भी जरूरी है कि भारत से किसके द्वारा जो वहां पर लोग रहे, साउथ अफ्रीका में लोग थे, सपोर्ट जो यहां से गैदर किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो नेगोशिएशन हुआ फिर गांधी, हार्डिंग एंड जनरल स्मिथ्स एंड CF एंड्रयूज के बीच में, इस चीज को लेकर के जो ये वहां पर सत्याग्रह कर रहे थे। द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट कंसीडर्ड मेजर डिमांड्स फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। उन्होंने कहा कि आप मुख्य मांगे दीजिए, तो इस पर हम विचार करते हैं। फिर अब एक इंडियन रिलीफ एक्ट पास होता है 1914 में। इसके तहत जो पोल टैक्स था वो खत्म कर दिया गया ऑन फ्री लेबर्स। मैरिज एक्सेप्टेंस दी गई कि भैया जो हम अभी तक मान रहे थे कि आप मैरिज जो है वो इनवैलिड होगी, वो एक्सेप्टेबल है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, रिक्वायरिंग ओनली फॉर एंटरिंग द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना, मैरिज एक्सेप्टेंस, जो पोल टैक्स है उसको खत्म करना। तो इस दौरान क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस जो फेज था या फिर सत्याग्रह का जो फेज था, 1906 में सत्याग्रह लॉन्च करते हैं अगेंस्ट द एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इन ट्रांसफर्स। 1906 में एक डेलीगेशन जाता है इंग्लैंड को, इंडियन बिल पास होता है लेकिन वो अमेंडमेंट के साथ पास होता है। 1907 में पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाते हैं और 1907 में ही ट्रांसवर्स इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन बिल पास होता है। जमशेदजी टाटा इनकी हेल्प करते हैं, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है। 1911-12 में किंग जॉर्ज का कोरोनेशन होता है। तो ये सारे इश्यूज थे। ठीक है, और 1914 में फिर जाकर के इंडियन रिलीफ एक्ट पास होता है 1914 में। अब ये था फेज हमारे पास ये एक फेज था जिसमें हमने पहले देखा कि भैया एक मॉडरेट फेज था, एक आपका पैसिव फेज था। लेकिन इस दौरान जब महात्मा गांधी भारत नहीं आए थे, उसके बीच में भी कुछ एक फेज रहा, वो एक ट्रांजिशन फेज था। क्योंकि 1914 में वो कहानी तो हो ही चुकी थी ना। 1914 में आपका जो इंडियन रिलीफ एक्ट है 1914 वाला, वो पास हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो भारत तो पहुंचे ही नहीं थे। तो ये एक ट्रांजिशन फेज था। इस ट्रांजिशन फेज में क्या हुआ? गांधी हेडेड टू इंडिया विद अ डिजायर टू मीट गोखले हु वाज इन लंदन। ठीक है, तो गांधी जी भारत जाने के बाद लंदन में गोखले से मिलने की इच्छा रखते थे। फिर यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दौरान इसी दौरान चल पड़ी थी। ऑन अगस्त 4 जस्ट बिफोर गांधी अराइव्ड इन लंदन, वर्ल्ड वॉर 1 वाज डिक्लेयर्ड। जैसे ही वो लंदन पहुंचे थे तो यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 डिक्लेयर हो चुकी थी। अब वो मिलने जा रहे थे, अभी गोखले से उनको मिलना था क्योंकि उन्होंने भारत से सपोर्ट दिला चुके थे। वो हेल्प कर रहे थे कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी वहां पर पैसिव रेजिस्टेंस करें, तो वो हेल्पफुल थे। अब वो उनको मिलना भी था कि भैया भारत में सबसे बड़े जो हमारे एक गुरु के रूप में, क्योंकि बाद में पॉलिटिकल गुरु उनको मानते हैं, तो गुरु के रूप में गोखले उनकी सहायता कर रहे थे। गांधी रीच्ड लंदन एंड वाज टोल्ड दैट गोखले हैड गॉन टू पेरिस फॉर द हेल्थ रीजंस। तो जैसे ही वो पेरिस पहुंचते हैं यहाँ पर उनको पता चलता है कि गोखले तो फिर सॉरी जैसे ही लंदन पहुंचते हैं, वो लंदन मिलने गए थे, वो उनको पता लगा कि गोखले तो पेरिस चले गए हैं। As the war was ongoing, English students volunteered to serve in the army and the Gandhi organized an ambulance corps to help during the tough times of the war. इस दौरान भी, अब ये आपने नहीं पढ़ा होगा, इस दौरान भी महात्मा गांधी ने सहायता की थी अंग्रेजों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और केसरे हिंद इनको मेडल दिया गया था। जो पहले वाले भाई थे 1899 में जो वॉर चली हुई थी उस दौरान भी
अब अवार्ड तो एक ही बार दिया गया, लेकिन हेल्प उन्होंने 2 बार की थी, बस इतना सा। गांधी वॉज अवॉर्ड केसर हिंद गोल्ड मेडल, कब दिया गया था? तो वो 1915 में दिया गया बाय लॉर्ड हार्डिंग, व्हाट ही रिटर्न द मेडल इन 1920। 1920 में उन्होंने वापस दे दिया था जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ। अब गांधी met सरोजनी नायडू and encouraged her to contribute to the Lyceum Club which was manufacturing clothes for the soldier। ये यहाँ पर अभी भारत तो नहीं पहुंचे वो, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो सरोजनी नायडू से मिलते हैं। सरोजनी नायडू से जब वो मिले, उन्होंने कहा कि भैया आप लाइसम क्लब से जुड़ जाइए। अब आपको याद क्या रखना है, दिस, व्हाट इज दिस लाइसम क्लब? लाइसम क्लब क्या था? एक मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स फॉर द सोल्जर्स। ऑन द वे टू इंडिया, अब भारत लौटते हैं, लेकिन भारत लौटते समय क्या कहानी होती है वो जरूरी है। ऑब्जेक्शन टू द गांधीयन व्यूज। Many Indians believe that the war provided an opportunity for the Indian freedom and that they should assert their right। कई भारतीयों का मानना था कि युद्ध की स्वतंत्रता का अवसर, युद्ध का जो अभी अवसर है, भारत की स्वतंत्रता के पास एक अवसर है। युद्ध जो है, अब 2 बार बोल दिया मैंने, तो युद्ध जो चला हुआ है अभी, ये भारतीय के लिए अवसर है कि आप अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकें, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 में चला हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाह रहे थे। गांधी जी क्या चाह रहे थे? गांधी जी फेल्ट दैट इंग्लैंड्स डिफिकल्टी शुड नॉट बी इंडियाज अपॉर्चुनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इंग्लैंड्स डिफिकल्टी शुड नॉट बी इंडियाज अपॉर्चुनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें ऑल पॉसिबल हेल्प करनी चाहिए इंग्लैंड की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये अब क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम गोखले रिटर्न टू इंग्लैंड एंड मेट गांधी। पेरिस चले गए थे, फिर पेरिस से वो इंग्लैंड आ जाते हैं और यहां महात्मा गांधी से मिलते हैं। और महात्मा गांधी इसी समय बीमार हो जाते हैं, प्लूरेसी उनको हो जाती है, अटैक पड़ जाता है उनका प्लूरेसी का। प्लूरेसी क्या है? इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ द प्लूरेरा, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द लंग्स एंड द इलनेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। आप समझिए कि छाती में दर्द हो जाती है, तो एक तरीके का अटैक पड़ता है। तो उनके डॉक्टर ने उनको कहा कि आप भारत चले जाइए, और उनका डॉक्टर का नाम आपने याद रखना है, उनका नाम था डॉक्टर जीवराज मेहता। तो डॉक्टर जीवराज मेहता ने उनको कहा कि आप भारत लौट जाइए, प्लूरेसी का उनको अटैक पड़ा था। तो अब महात्मा गांधी जी भारत आते हैं टू इंडिया, वाइल गोखले हैड ऑलरेडी गॉन बैक। ठीक है, तो गोखले के बारे में तो कहानी जरूरी नहीं है, लेकिन अब जरूरी क्या है? गांधी जी के बारे में। तो इस समय गांधी जी अब भारत आ जाते हैं, लेकिन इस समय हुआ क्या था? 1906-14 में सत्याग्रह चल रहा हुआ था, और 4 अगस्त 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 डिक्लेयर कर दी गई थी, और जस्ट बिफोर गांधी रीच्ड लंदन। और 1915 में ये एम्बुलेंस कॉर्पस ड्यूरिंग वॉर एंड रिसीव द केसरे हिंद गोल्ड मेडल 1915 में उनको। और 1915 में ही, 1915 में नहीं है, 1920 में गांधी जी जो है केसरी हिंद उपाधि वापस दे देते हैं। 1915 में सरोजिनी नायडू से मिलते हैं और उनको कह दिया कि आप लाइसम क्लब में कंट्रीब्यूट कीजिए। और 1915 में गांधी सफर्ड फ्रॉम द प्लूरेसी एंड वाज एडवाइज्ड टू रिटर्न टू इंडिया बाय जीवराज मेहता। अब महात्मा गांधी जी इंडिया आते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द केसरी हिंद उपाधि, है ना। अगर आप केसरी हिंद के बारे में जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी जो उन्होंने वापस की गई थी। तो केसरी हिंद क्या था? केसरी हिंद मेडल वाज अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क टू द सिविलियंस ऑफ एनी नेशनैलिटी हु रेंडर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एडवांसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। तो केसरी हिंद ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किसी भी राष्ट्रीयता की नागरिक को दिया जाता था जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की उन्नति में विशिष्ट सेवा दी हो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये केसरी हिंद की उपाधि है जो किसी भी नेशनैलिटी के लोगों को दी जाती थी अगर उनकी सर्विसेज जो है ब्रिटिश के लोगों के लिए या ब्रिटिश सैनिकों के लिए जो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो, कुछ ऐसी उन्होंने डिस्टिंग्विश सर्विस प्रदान की हो विशिष्ट सेवा के लिए। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ गांधी। तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एट द कॉल ऑफ द पॉलिटिकल गुरु गोखले। किसमें? गोखले, क्योंकि वो भारत तो आ ही चुके थे, रिटर्न बैक टू इंडिया। तो वो भारत जब आ चुके थे उन्होंने कहा कि अब तो आपको भारत आना पड़ेगा, भारत में भी स्थिति उतनी ठीक तो है नहीं। He was given a warm welcome for his partial victory in the South Africa। जो आंशिक विजय हुई थी उसके लिए उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया गया था, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी एक इंटरनेशनल लीडर बन चुके थे। उनकी ख्याति जो थी वो इंटरनेशनल थी, सबको पता लग चुका था कि भाई ऐसे एक गांधी जी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को थोड़ा बहुत जो है अपने वश में कर लिया है, या फिर उनको घुटने टिका दिए उनको, ऐसे ऐसे करके बातें चली हुई थी सोसाइटी में कि ऐसा ही होता है ना कि छोटी बात होती है वो बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को उस समय मनवाना उतनी छोटी बात तो थी नहीं। लेकिन वो महात्मा गांधी कर चुके थे इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने टैक्स लगाया, टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो मैरिज है वो इनवैलिड होंगी, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं वैलिड होंगी, और बाद में जाकर के वैलिड भी मानी जाती हैं।
बहुत सारे ऐसे टैक्स जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो अब खत्म कर दिया गया था, या फिर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाने लगे थे। तो ये सारी जो चीजें थी, जो रिफॉर्म्स थे, वो महात्मा गांधी के कहने पर हो रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और यही जब महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं तो सब लोगों को पता था। अब महात्मा गांधी जैसे ही उतरते हैं तो भैया उनका बहुत वार्म वेलकम यहाँ पर किया जाता है। डिस्पाइट द एब्स एंड द पीक्स ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, गांधी बिकम लेजेंडरी एंड गेन पॉपुलैरिटी अमंग इंडियंस, कटिंग अक्रॉस रिलीजियस रिलीजन एंड द कम्युनिटीज। जैसे ही हमारा पास जो नेशनल स्ट्रगल था, जो राष्ट्रीय में हम चला रहे थे, अभी तक स्ट्रगल चल रहा था, उसमें उतार आ रहे थे, चढ़ाव आ रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इन सब चीजों को ब्रेक कर दिया जब यहाँ पर एंट्री लेते हैं वो। और चाहे वो कोई भी रीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हर एक सेक्शन में महात्मा गांधी जी पॉपुलर बन जाते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं। तो इनिशियली ही शोड लिटिल इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल मैटर। पहले तो उन्होंने कहा कि भैया अभी तो राजनीतिक मामलों में उन्होंने कम रुचि दिखाई, उन्हें पता ही नहीं था करना क्या है। तो अब क्या करते हैं, गोखले उनको एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप पूरे के पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, आप गांव का भ्रमण कीजिए। तो वो भ्रमण करने चले जाते हैं। और इसी समय गांधी जी एक इंडियन आश्रम बनाते हैं in the same year 1915, which was later shifted and become साबरमती आश्रम in June 1917। तो 1915 में वो एक आश्रम बनाते हैं, ठीक है, आश्रम बनाते हैं। और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाता है साबरमती नदी के किनारे, उसको कहा जाता है साबरमती आश्रम फिर 1917 में। अब क्या हुआ, एक यहां पर बिरामगाम कस्टम लाइन होती है, इंसिडेंट थे कुछ स्टार्टिंग वाले फेज में। ये पहला था बिरारगाम कस्टम लाइन। तो बिरारगाम कस्टम लाइन, a tariff cordon between काठियावाड़ एंड ब्रिटिश स्टेट caused harassment of the railway passengers। तो काठियावाड़ और ब्रिटिश राज्यों के बीच में बिरामगाम कस्टम लाइन जो एक टैरिफ कार्डन थी, रेलवे यात्रियों को परेशान किया जाता है यहाँ पर कि आपको टैक्स वगैरह कुछ देना पड़ेगा। अब गांधी जी ने ये केस उठाया और वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मिलते हैं, और बाद में जाकर के ये जो कार्डन था इसको रिमूव कर दिया गया था। दिस मार्क द एडवेंट ऑफ द सत्याग्रह इन इंडिया। दूसरा फेज क्या हुआ, इंसिडेंट जो इस समय वो अभी उनको पता ही लग रहा था ना, छोटे छोटे फेज थे ये। तो दूसरा क्या था, टैक्स लग रहा था ऑन इमिग्रेंट्स, was abolished in 1914 in Natal। तो to abolish indentured labor, मदन मोहन मालवीय passed a resolution in the Imperial Legislative Council, but it was put down। तो ठेकेदार श्रमिकों को समाप्त करने के लिए मदन मोहन मालवीय ने इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पर मुद्दा उठाया था, लेकिन वो उसको दबा दिया गया। गांधी जी ने स्टार्ट किया जब टूर अपना इंडिया का, रेज दिस इशू एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू अबॉलिश इट। और बाद में दिस वाज द सेकंड इंस्टांस वेयर सत्याग्रही लेड टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। पहले क्योंकि वो वहां पर ये वाला जो टैक्स लगाया जा रहा था इमिग्रेंट्स पर, उसको अबॉलिश करने में वो सक्सेसफुल थे नटाल में। अब यही काम यहां पर मदन मोहन मालवीय करना चाह रहे थे, लेकिन उनको दबा दिया गया था। जैसे ही महात्मा गांधी ये ट्रेवल पर चल रहे थे, उनको ये पता चलता है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशर किया कि ये जो टैक्स है यहां पर लगा रहे हैं उसको अबॉलिश किया जाए। टूर टू द कंट्री, गांधी जी ईयर लॉन्ग जो टूर था वो चल रहा था, 1 साल का ये था। पब्लिक अपीयरेंस वो करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनॉग्रेशन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी in 1916, where he was invited in honor to work in honor of his work in South Africa। क्योंकि अभी तक जो बड़े बड़े नेता थे यहाँ के, उनका ये मानना थोड़ी ना था कि भाई महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर हैं, ये सब चीजें हैं, अभी उनको उतना ज्यादा नहीं पता था। हाँ, थोड़ा बहुत पता था कि भाई महात्मा गांधी ने ऐसा ऐसा किया हुआ है, वो थोड़ा बहुत पता था। लेकिन अब वो पहली अपनी पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, पब्लिक कहां पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन पर 1916 में। The opening ceremony was attended by many princes, philanthropists and prominent leaders like Annie Besant। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके द्वारा ये जो सेशन था, जिस सेरेमनी थी वो अटेंड की जा रही थी। उसमें बहुत सारे राजकुमार थे, बहुत ज्यादा फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जो दान करता थे वो थे, एनी बेसेंट थे। ठीक है, तो ये कहानी थी, ये आप रिवाइज कर सकते हैं यहां से। 1916 में फर्स्ट अपीयरेंस देते हैं। अब यहां पर क्या वो अनाउंस करते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है। जब उन्होंने यहां पर भाषण दिया, उन्होंने कहा कि वी हैव लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर्स। जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए हमारे पास चिंता जो है, लैक ऑफ कंसर्न है, चिंता उनके लिए कम है। एंड ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ही रेफर्ड द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज सर्टेनली एज द मोस्ट ग्रिगोरियस शो। निश्चित रूप से एक भव्य प्रदर्शन उन्होंने इसको कहा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ये लाइन किसने कही, सर्टेनली अ मोस्ट ग्रिगोरियस शो, तो महात्मा गांधी ने पहली बार में कहा था ये। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, उन्होंने कहा कि जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। कंसर्न उन्होंने जताया इसके खिलाफ में कि जो मिलियंस ऑफ पुअर्स हैं हु वर एब्सेंट। ठीक है, अब यहां पर जो
रिच लोग थे वो तो आए हुए थे, लेकिन गरीब लोग उतने नहीं थे आए हुए। सॉल्यूशन ऑफ द इंडिया इन द फार्मर्स हैंड। इन्होंने कहा कि जो मुक्ति है, जो उद्धार हो सकता है, वो किसके थ्रू हो सकता है? जो किसानों के हाथों ही इस देश का उद्धार हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने ये लाइन कही 1960 में एट द इनॉग्रेशन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Emphasis on the peasants, किसानों पर जोर उन्होंने दिया। Instead of the congratulating the opening of the Banaras Hindu University, गांधी जी focused on the reminding people about the peasants who constitute the majority of the Indian population, क्योंकि उस समय 95% of the population जो थी वो peasants थी, किसान वर्ग था वो। और क्या कर रहे थे? किसानी तो कर रहे थे ना। आज की डेट में आप देखिए, अब तो किसानी कम कम हो रही है, लेकिन उस समय आपके माता पिता या उनके दादाजी आप देखिए तो ज्यादातर किसमें शामिल थे? वो उसी किसान प्रक्रिया में शामिल थे। तो जॉब तो बहुत कम थी उस समय, जॉब तो मिलती नहीं थी, मिल रही है किसी को बहुत, आधा एक व्यक्ति होगा, गांव से एक व्यक्ति होगा कोई, लेकिन सारे के सारे क्या कर रहे थे उस समय? ये क्या कहते हैं इनको, अपनी सेवाएं, कृषि वगैरह कर रहे थे, फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे थे। तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन उस समय थी, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने उनका जिक्र किया। स्पीच एज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, उन्होंने क्या कहा? Gandhi's speech was a statement of intent marking his first public announcement of his desire to make Indian nationalism more proper, कि भारत का जो राष्ट्रवाद है, भारत की जो राष्ट्रीयता है, वो अधिक सशक्त होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा सशक्त होनी चाहिए। गांधी जी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस हिज प्रिसेप्ट्स, अपने सिद्धांतों को लागू करने के लिए। ड्यूरिंग 1960s कांग्रेस सेशन इन लखनऊ, अ पीजेंट फ्रॉम द चंपारण बिहार उनको अप्रोच करते हैं यहाँ पर। ये हम बाद में जाकर के देखेंगे कौन थे वो नेता। और फिर 1917 से 18 के बीच में वो इंडियन पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं। 3 लोकल इश्यूज थे। अब 3 लोकल इश्यूज कौन कौन से थे? वेरी इन्वॉल्व इन द 3 लोकल इश्यूज, वो हम बात करेंगे अभी, जिसमें महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज किया। अब 3 ये टेस्ट कौन कौन से थे? पहला टेस्ट था आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 का ही, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 का, और साथ ही साथ में खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918। इन तीनों को हम देखेंगे क्या क्या चीजें हुई 1917, 18 और 19 में। ठीक है, 1917, 18 और 1918 में 3। ओके, पहले आते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। तो चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ? बिहार। अब देखो हमने शुरुआत कहां से की थी? महात्मा गांधी के जन्म से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 से हमने शुरुआत की थी। हम अभी पहुंच चुके हैं 1917 में। हमें पहुंच चुके हैं 1917 में, क्योंकि यहां पर अब जो डेट्स हैं 1917 हो गया, 1918 हो गया, 1920 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, ये सारे के सारे ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 कि इन सालों में क्या क्या चीजें हुई। फिर उसके बाद थोड़ा सा फेज आता है, यहां पर कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद, क्योंकि ये वाला फेज था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला था पोर्शन, 30 हो गया, 31 हो गया, ये वाला फेज जरूरी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फिर वो टाइम महात्मा गांधी वाला नहीं आता है। फिर उसके बाद 41-42 वाला टाइम जरूरी है। तो ऐसे करके हमारे लिए जो टाइम है वो जरूरी है। लेकिन ये वाला फेज जब वो स्टार्ट कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद की भावना है वो लोगों में जागृत कर रहे हैं, ये वो समय था, ये वो समय था। अब शुरुआत करते हैं 1917 में। द इंडिगो फार्मर इन द चंपारण वर सक्सेसफुली ऑप्रेस्ड बाय द यूरोपियन प्लांटर्स। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, ये किसान हो गया, ये यहाँ पर प्लांटर्स है। ठीक है, ये किसान हो गया, इसके पास ये खेत है, और ये यहाँ पर प्लांटर हो गया। ये इससे कह रहा है कि भैया तुमको खेती करनी पड़ेगी, तुमको खेती, नील की खेती करनी पड़ेगी, अपने जो खेत है उसमें नील की खेती करनी पड़ेगी। ये प्लांटर्स हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये ठेकेदार समझ लो आप। तो ये ठेकेदार कह रहा है कि भैया तुमको अपने खेत में नील की खेती करनी पड़ेगी, लेकिन ये किसान कह रहा है कि हमको तो चावल खेती करनी है। यही कहानी यहाँ पर थी। तो एक सिस्टम यहाँ पर चला हुआ था, उसे कहा जाता है 3 खातिया सिस्टम। 3 खातिया सिस्टम में क्या था? forcing peasants to cultivate indigo or at least 3/20th of their land and sell it to the price fixed by the planters। अब 3/20वें हिस्से पर, 3/20वें हिस्से पर किसान को नील की खेती करना जरूरी था, इंडिगो की खेती करना जरूरी था। उसे कहा जाता 3 खातिया सिस्टम। और वो भी बेचना पड़ता था फिक्स प्राइसेस पे, जो उसने बताया कि भैया इतने ही, इतने पे लेंगे तो इतना आप बेचना ही पड़ेगा आपको। तो फिक्स प्राइसेस पर बेचना पड़ रहा था। यह था 3 खातिया सिस्टम। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जर्मन की जो सिंथेटिक डाई थी रिप्लेस्ड इंडिगो, कॉजिंग लॉसेस फॉर द प्लांटर्स। अब क्या हुआ कि जर्मनी में इस समय सिंथेटिक डाई का उपयोग, क्योंकि इसका उपयोग क्यों किया था? कपड़ों को रंगने के लिए, है ना। अब यहां पर सिंथेटिक डाई आई गई थी, अब वो जरूरत थी नहीं,
कि भैया केमिकल से बना दी, अब कपड़े वगैरह रंगने की वैसे जरूरत है नहीं, उस खेती करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी अब वहां वहां पर लोगों, तो इसका प्राइस जो था वो कम था, इसका प्राइस जो था वो ज्यादा था, अब लॉस हो रहा था इनको। टू कवर देयर लॉसेस दे डिमांडेड हाई रेंट एंड इलीगल ड्यूज फ्रॉम द प्रेजेंट्स। तो अपना जो लॉस था उसको कवर करने के लिए ये किसानों से उच्च किराया ले रहे थे, गैर कानूनी जो शुल्क है वो लिया जा रहा था। अब गांधी जी चंपारण आते हैं, किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ला। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजकुमार शुक्ला के कहने पर 1917 में वो जब वो मिले, कहां पर मिले थे? 1916 में कांग्रेस के सेशन पे। ये जरूरी है, कहां था सेशन? लखनऊ का सेशन। और क्या हुआ था लखनऊ के सेशन में, वो भी आपके लिए जरूरी है। लखनऊ का सेशन 1916 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब द कमीशन ऑफ द चंपारण प्रोहिबिटेड गांधीज एंट्री एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव। तो यहां पर कमिश्नर थे यहाँ के चंपारण के, उन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं, और उनको वहां पर रोक दिया गया। उनको कहा गया आपको चंपारण से तुरंत जाना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, उन्होंने सजा को स्वीकार किया, आप हमें जेल में डाल दो। अब गांधी जी disobedience was considered the first act of the civil disobedience in India. Very important. What was the first act of the civil disobedience in India? तो ये था गांधी जी के द्वारा वो ना लौटना, वहां पर काम ना, वहां उन्होंने कहा भैया नहीं हम तो नहीं जाएंगे। ठीक है, सबने अवज्ञा करना, जो उन्होंने ऑर्डर दी, ऑर्डर को ना मानना। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है कमेटीज का। अंडर द लेफ्टिनेंट एडवर्ड फ्रैंक स्ले द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट द चंपारण एग्रेरियन कमेटी विद गांधी जी एज अ मेंबर। अब गांधी जी को मेंबर बनाया जाता है। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी? उन्होंने क्या किया, पूरे एक सिस्टम को चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने पूरे सिस्टम को खंगाला। उन्होंने देखा कि कितने प्लांटर्स है, कितने उनसे टैक्स ले जा रहा है, वो ठीक है गलत है, तीन काठी सिस्टम, ये सब चीजों का डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। ऐसा नहीं हवाबाजी उन्होंने की, तो सारा डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद वो कमेटीज यहाँ पर फॉर्मेशन की गई। कमेटी वाज हेडेड बाय लेफ्टिनेंट एडवर्ड फ्रैंक्सले, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो रिकमेंडेशन दी जाती है उसमें महात्मा गांधी भी एज ए मेंबर होते हैं। तीन काते सिस्टम को अबॉलिश एंड रिटर्न ऑफ द इलीगल ड्यूज, जो गैर शुल्क लिए हैं उनको वापस करो, तीन खाते सिस्टम खत्म करो। 25% रिफंड ऑफ द एक्सेक्शन फ्रॉम द प्लांटर्स, तो प्लांटर से 25% शुल्क की वापसी। पासिंग ऑफ द चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हो जाता है यहां पर 1917 में, इंक्लूडिंग द कमिटीज रिकमेंडेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द की फिगर्स। तो आप ये याद रहता है तो ठीक है। तो मतलब से ये सक्सेसफुल रहा। राजेंद्र प्रसाद है, जेपी कृपलानी है, मुजहार उल हक है, महादेव देसाई है, नरहरी पारेख है, ब्रिज किशोर प्रसाद है, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे इस दौरान चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ में। कौन इसमें नाम ये याद रखना है आपने, ठीक है, या महादेव देसाई भी आप याद रख सकते हैं। The hardship of the peasants reduced in the civil disobedience movement was tested in India for the first time. सत्याग्रह ये यहां पर क्या करें, सिविल डिसोबीडियंस was tested. अब क्या हुआ? दिस वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण। मैसिव सपोर्ट मिला इनको पीजेंट्स क्लास से, और साथ साथ में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है। यहां से आता है मेंस में क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मेंस। गांधी जी एक लीडर के रूप में उभरे यहां पर। डाउन ट्रोडन जो थे, जो निचले वर्ग के तबके के लोग थे, उनके लीडर के रूप में महात्मा गांधी जी यहां पर उभरते हैं इस दौरान। एंड ब्रज किशोर प्रसाद, also known as the Vakil Babu, become one of the Gandhi's most esteemed worker in the Champaran movement. Very very important. ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको मार्क करके रखो। कौन? ब्रज किशोर प्रसाद, उनको कहा जाता है वकील बाबू। तो वो इस समय गांधी जी के एक एस्टीम्ड वर्कर बन जाते हैं चंपारण मूवमेंट के दौरान। आदर्श सहकर्मियों में से एक थे। पहला आंदोलन हो गया, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, ये समझिए एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, उसका एक आंतरिक ये था, आंतरिक मुद्दा था ये। तो इंटरनल केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन किसके बीच में? गुजराती जो मिल ओनर है और उनके जो वर्कर है उनके बीच में। एक मिल ओनर है, विवाद समझ लीजिए, मजदूरों का अपनी जो फैक्ट्री के मालिक है उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में चला हुआ है। हुआ क्या कि यहां पर प्लेग बोनस है वो जारी किया गया था। When the mill owner decided to withdraw the plague bonus, the worker opposed this decision. इससे पहले जब यहां पर प्लेग फैला हुआ था तो उनको, यहां के जो वर्कर्स हैं उनको प्लेग बोनस दिया गया था। जब प्लेग बोनस दिया गया था तब तो ठीक चला होता जिंदगी, लेकिन कुछ समय के बाद जो प्लेग बोनस, जैसे प्लेग खत्म हुआ तो प्लेग बोनस खत्म कर दिया गया। अब इन्होंने ये कहा वर्कर्स ने कि भैया आपने प्लेग बोनस तो खत्म कर दिया, लेकिन अब प्राइसेस में भी हाइक हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, हम अपना जीवन यापन कैसे चलाएंगे? कि जो अभी तक हमको बोनस मिल रहा था एटलीस्ट उससे हमारा जीवन जो है वो सही तरीके से चल रहा था। अब मिल ओनर ने डिमांड की, were willing to give 20% wages increase, what the worker demanded 50% increase due to the price hike.
अब ये कह रहे थे, मिल ओनर कह रहे थे कि भैया 20% हम वेज हाइक कर सकते हैं, ठीक है, आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो 120 रुपए हम दे देंगे। लेकिन ये जो कह रहे थे, ये कह रहे थे 50%, ये कह रहे हैं कि भैया हमको 150 रुपए चाहिए। तो क्योंकि उस समय बात यही थी ना, 100 रुपए 150 रुपए तो बहुत बड़ी बात है उस समय, तो ये तो काफी चले गए 100 रुपए। तो इस समय अंशु भैया बहन इनकी हेल्प करती है। क्या होता है अंशु भैया, शी रिक्वेस्टेड गांधी जी टू हेल्प द वर्कर्स। जैसे पहले किसने बताया था, अब किसने बताया, अंशु भैया साराभाई। गांधी जी स्टडीड द केस एंड कंक्लूडेड दैट वर्कर कुड डिमांडेड अप टू 35% वेज हाइक। देखो बीच में पहुंच गया ना वो 25 से, उन्होंने कहा भैया 35% तक आप आ जाओ, थोड़े आप बढ़ जाओ, थोड़े आप कम हो जाओ। तो ये 20% कर रहा था, बोले 15 आप बढ़ जाओ, ये 50 मांग कर रहे तो बोले 15 आप घट जाओ, सारे के सारे सुलह हो जाएगी, सबकी सुलह हो जाएगी। गांधी जी एडवाइज द वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक एंड नॉन वायलेंस एंड रिमेन फर्म अंटिल देयर। उन्होंने कहा, मजदूरों से कहा, उन्होंने कहा कि अहिंसा के साथ हड़ताल करने की उन्होंने उनको सलाह दी और उनकी मांग पूरी ना होने तक उनके दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी यूज्ड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिटेन एंथुसियाज्म एंड सपोर्ट द वर्कर्स। तो पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल कब की गई थी, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान की गई थी, अपनी बातें मनवाने के लिए। गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किया ताकि उनका जो समर्थन है मजदूरों का वो बना रहे। हंगर स्ट्राइक वॉज सक्सेसफुल एंड वर्कर्स रिसीव 35% वेज हाइक। काम नहीं हो रहा था उस समय। लेकिन यहां पर जिक्र आता है अंशु भैया साराभाई का 1885 से 1972 तक। पाइनियर्स ऑफ विमेन लेबर मूवमेंट इन इंडिया। अंशु भैया साराभाई वाज द पाइनियर ऑफ द वुमेन लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो एक महिलाओं के श्रमिक आंदोलन की प्रवर्तक थी। शी अलॉन्ग विद गांधी फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन इन 1920। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के लिए जरूरी है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन 1920 बनाई गई, किसके द्वारा, महात्मा गांधी और अंशुभैया बेन के द्वारा। अनसुया went to England in 1912 for a medical degree but switched to London School of Economics due to her Jain beliefs। अब जैन जो है वो थोड़ा सा दूर रहते हैं इन सब चीजों से, मार कटाई ये सब चीजें, तो वायलेंस से दूर रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होता है कि वो मेडिकल डिग्री के लिए जाती है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, मेडिकल डिग्री के लिए जाती है, लेकिन जैन बिलीफ होने के कारण वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चली जाती है 1912 में। In England, she was influenced by the Fabian Society and got involved in the suffragette movement। तो सफरगेट जो आंदोलन है उसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज दिस फेबियन सोसाइटी। ठीक है, याद रखिए इसको, हम बात आएंगे इस पर। तो कौन फेबियन सोसाइटी से संबंधित थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जब वो लंदन में थी। ठीक है, यहां पर देखो आप लंदन में गई अनसुईया बेन। अब involvement in the labor movement, she decided to join the labor movement after witnessing female mill workers working 36 hour shift। 36 घंटे की शिफ्ट होती थी, 36 घंटे, 24 घंटे में नहीं, 36 घंटे, लगभग 1.5 दिन की जो शिफ्ट है। ठीक है, तो 1.5 दिन की शिफ्ट होने के बाद वो उन्होंने देखा कि महिलाओं की स्थिति तो इतनी बद से बदतर है, तो हमें कुछ आवाज उठानी पड़ेगी। अब रिलेशन टू विक्रम साराभाई। Ansuya Sarabhai was aunt of the Vikram Sarabhai, who is regarded as the father of the Indian space program। Very important, आपने विक्रम साराभाई का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो उनकी वो मौसी थी, अनसुया साराभाई मौसी थी विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहां पर एक फेबियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा यहां पर कि वो फेबियन सोसाइटी से जुड़ गई थी और उन्होंने किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो फेबियन सोसाइटी जो थी एक ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, समाजवादी एक संगठन था, एमिंग टू एडवांस द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थ्रू ग्रेजुअल रिफॉर्म, नॉट बाय द रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो। तो रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे थे। अब बात आती है खेड़ा सत्याग्रह की। नेक्स्ट वी हैव खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ कि यहां पर जो क्रॉप्स थी, एक मिनट जरा, जो क्रॉप्स थी उस दौरान खेड़ा गुजरात वो फेल हो चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू था वो बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रेवेन्यू था यहां पर वो बढ़ा दिया गया, और यहां पर जो क्रॉप्स थी, जो खरीफ क्रॉप्स थी, वो आप ये बताइएगा कमेंट में जरा, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स में क्या अंतर होता है। The rule stated that if production is less than 25%, then complete remission should be granted। नियम था कि यदि उत्पादन 25% से कम हो
तो पूर्ण माफी दी जानी चाहिए। लेकिन उत्पादन तो कम था, लेकिन माफी तो दी नहीं गई टैक्स में। हालांकि वो टैक्स जो था वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया जो इन पर लगाया जा रहा था। तो पटेल एंड पारेख, बॉम्बे बैरिस्टर, हैड ऑलरेडी कंफर्म दैट दिस वाज केस फॉर रिमिशन। तो इन्होंने कहा कि ये केस किसका है, रिमिशन का है। यहां पर जो उत्पादन है, उत्पादन हमारा 25% नहीं हुआ। ये नियम था कि भैया अगर 25% से कम उत्पादन होता है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, रिमिशन किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। अब गांधी ने क्या कहा, गांधी आस्क्ड फॉर द फार्मर्स टू होल्ड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंटिल द इशू वाज रिजॉल्व्ड। इन्होंने कहा कि भैया आप टैक्स मत दो, करों पर रोक लगा दी गई, टैक्स नहीं देना है आपको। गांधी अलॉन्ग विद वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक एंड अदर विलेजेस में गए और वो किसानों से वहां पर जाकर के मिले। तो वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदुलाल याग्निक हो गए और अन्य साथी से गांव में मिले वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ज्वाइन गांधी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लीडर लाइक नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास हेल्प गांधीयन मूवमेंट। अगर ये याद रहते हैं तो ठीक है। द मूवमेंट वॉज हाईली डिसिप्लिन एंड यूनिटी वॉज मेंटेन। तो एकता थी उसमें, अनुशासित थी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल में इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। कस्में दिलाई गई थी लोगों से कि उनको डर था कि ये तो कहीं चुपके चुपके से अगर इन पर लाठियां बरसाई गई तो फिर तो ये मान ही लेंगे, तो उनसे कस्में दिलाई गई थी। ऐसा ऐसा हुआ था इस मूवमेंट में। लेटर द गवर्नमेंट टुक रेवेन्यू ओनली फ्रॉम दोज हु कुड पे। तो बाद में जाकर के जो राजस्व उनसे ही लिया गया जो पे कर सकते थे। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ इन तीन आंदोलन का? जो तीन आंदोलन हुए हमारे पास, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह, ये मेंस के लिए जरूरी है इंफॉर्मेशन। तो गांधी जी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड एफिकेसी ऑफ द सत्याग्रह तीनों में। साथ ही साथ में जनमानस को समझना कि भैया जो मासेस हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उनके समझ आ चुकी थी कि कैसे वायलेंट हो सकते हैं वो, नॉन वायलेंट रह सकते हैं वो। रिस्पेक्ट फ्रॉम यूथ, गांधी गेन्ड रिस्पेक्ट एंड द कमिटमेंट ऑफ मेनी स्पेशली द यूथ, क्योंकि वो तीनों में सक्सेसफुल हुए थे, इसलिए उनको अब रिस्पेक्ट भी मिल रही थी, सम्मान मिल रहा था। अब फेमिलाइजेशन विद द रियल इंडिया, वास्तविक इंडिया से उनका परिचय हो चुका था। इस समय तक उन्हें पता लग चुका था कि वन विद इंडिया एंड अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ द मासेस, ही बिकम वन विद इंडिया। तो भारत के एक अंग बन गए थे और जनता की समस्याओं को उन्होंने समझा कि जनता की समस्या है वो क्या है। पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस, जनता में उनकी लोकप्रियता बन चुकी थी। टेस्टिंग ऑफ द टेक्निक्स, गांधी टेस्टेड हिज टेक्निक इन वेरियस मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। तो ये सारे सारे हमें पता लग चुके थे अब, है ना। गांधी का वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह है, ये सारी कहानी ये हमारे लिए ज्यादा उतना जरूरी नहीं है। गांधी स्टेटमेंट्स, गांधी सेड सपोर्टिंग ब्रिटेन इन आवर्स ऑफ नीड, ये पहले वाली कहानी है एक रिपीट के तौर पर। नेक्स्ट वी हैव दिस नॉन कॉपरेशन एंड द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। बस 1 मिनट दीजिए। ओके, सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, नॉन कॉपरेशन एंड द खिलाफत मूवमेंट। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। ऐसा ना हो कि आप इसमें खो जाएं। हुआ क्या कि रॉलेट एक्ट पास हो गया, जिसे कहा जाता था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन यहीं से भी आ जाता है कि रॉलेट एक्ट वाज आल्सो नोन एज एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट इसे कहा जाता था। 1917 में जस्टिस सिडनी रॉलेट कमेटी बनाई गई, आल्सो नोन एज द सेडिशन कमेटी, वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट रेवोल्यूशनरी। क्योंकि उस समय क्या था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे कि इसी पहले वाला समय था ना वो आपका 1907 के बाद, जब यहाँ पर 1905 के बाद स्वदेशी मूवमेंट चली। स्वदेशी के बाद यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे वो अलग अलग बन चुके थे, और जब वो अलग बढ़ गए तो एक्सट्रीमिस्ट को जेल में डाल दिया गया अंडर सेडिशियस लॉज, जैसे तिलक को डाल दिया गया था 6 साल के लिए। तो ये अलग अलग कहानियां चली हुई थी। तो इस समय रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविज्म है वो बढ़ गया था। 12-13 वाली आप कहानी देखें, जैसे गद्दर पार्टी का फॉर्मेशन होना हुआ, तो इस समय बढ़ चुकी थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, और साथ ही साथ में महात्मा गांधी भी यहाँ पर आ ही चुके थे, तो एक कमेटी बनाई गई जस्टिस सिडनी रॉलेट की, और उसे सेडिशन कमेटी भी कहा गया कि भैया आपको इन्वेस्टिगेट करना है जो रेवोल्यूशनरी है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो एक रॉलेट एक्ट बनाया गया। क्या था एक्ट में, कंटिन्यूशन ऑफ द वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस। जो वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन है वो तो पहले से चली आ रही थी कि वॉर टाइम में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगे, लेकिन ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर बाय स्पेशल कोर्ट, जो ऑफेंसेस होंगे उनके लिए स्पेशल कोर्ट होगा, 3 हाई कोर्ट के जज होंगे उसमें होंगे, which could consider evidence not admissible under Indian Evidence Act।
जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके तहत अगर कोई भी चीज है तो हम वो मान्य नहीं होगी, जरूरी नहीं है उसके। हेबियस कॉर्पस वाज सस्पेंडेड, यहां से कोई भी डिसीजन जो कोर्ट है वो खुद से नहीं ले सकता है। नो अपील कुड बी मेड अगेंस्ट द कोर्ट डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। सर्च एंड अरेस्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये पहले वाला आपको याद रहता है, ठीक है, नहीं तो इसको याद रख लीजिएगा। सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट नहीं भी होगा आप सर्च कीजिए, अरेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, 2 साल के लिए जेल में डाल दो, कोई कार्रवाई उस पर नहीं होगी। डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ट्रायल ही नहीं होगा उसका। अरेस्ट ऑन मेयर सस्पिशन ऑफ ट्रीजन, किसी को पता लग गया, थोड़ा बहुत भी शक हो रहा है किसी पर कि ये व्यक्ति जो है हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उसको जेल में डाल दो। पोजेशन ऑफ द सेडिशियस लिटरेचर कुड बी कंसीडर्ड एविडेंस ऑफ द ट्रीजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें की गई कि अगर कुछ ऐसे साहित्य उकसाने वाले जो साहित्य है देशद्रोह के प्रमाण के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है, कि आप उकसा रहे हैं लोगों को, आपने कोई पत्रिका जारी कर दी और उस पत्रिका में सपोर्ट, जैसे तिलक करते हैं, सपोर्ट करते हैं छापेकर बदर के द्वारा जब हत्या की जाती है, रैंड की हत्या की जाती है, प्ले कमिश्नर थे तो वो सपोर्ट करते हैं तिलक, तो उन सभी एक्टिविटीज को भी इस एक्ट के तहत लाया गया था। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्ट वॉज इंटेंडेड टू आर्म द गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी पॉसिबल अपराइजिंग, कि कोई भी उथल पुथल मचे उसको दबाना है। अब हुआ क्या, द प्रेस वॉज मजल्ड and all elected Indian members of the Legislative Assembly like जिन्हा, मदन मोहन मालविया, मुजहर उल हक रिजाइन इन द प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, भैया हम तो रिजाइन करते हैं, आपने इस तरीके का कानून पास किया, किसी को भी जेल में डाल दो और ट्रायल नहीं होगा 2 साल तक, हेबियस कॉर्पस जारी नहीं हो सकता है, तो बहुत सारी प्रोविजन उसमें ऐसे थे। मेन एम क्या था, वॉर टाइम डिफेंस एक्ट ऑफ 1915 एंड परमानेंट लॉ टू इम्पोज, तो ये जरूरी नहीं है ज्यादा। गांधी आते हैं अब यहाँ पर कहानी में, ये ज्यादा जरूरी है। गांधी ऑन एंटी रॉलेट सत्याग्रह 1919, तो गांधी जी ने इसका क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज द इमरजेंसी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द वायसरॉय एंड कॉल्ड द बिल एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेशन एंड डिस्ट्रस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लाइन, कि महात्मा गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रेशन एंड द डिस्ट्रस्ट, किसके द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब वो ऑल इंडिया सत्याग्रह यहां से शुरुआत करते हैं जारी करने की। द इनेक्टमेंट ऑफ द रॉलेट एक्ट लेट गांधी टू स्टार्ट फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह कैंपेन, कि भैया ऐसे जो कानून है वो नहीं चल सकते हैं, और उन्हें ब्लैक एक्ट के रूप में कहा गया, और गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई ऑन 24th of February 1919 in Bombay to protest the Rowlatt Act bills. Very important, this is also, कि 1914 में 1919 24 फरवरी को वो एक सत्याग्रह सभा का फॉर्मेशन करते हैं। मेंबर्स ऑफ द सगा टुक अ प्लेज टू रिफ्यूज टू ओबे द लॉ एंड फॉलो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो यहां पर सभी के द्वारा प्लेज ली गई सभा में कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। यूज ऑफ होम रूल लीग, गांधी यूटिलाइज द होम रूल लीग एंड लेटर रीनेम्ड स्वराज्य सभा इन 1920 वेयर मेंबर प्लेज टू रिफ्यूज सिविल डिसोबीडियंस, तो होम रूल लीग का जो था वो यूटिलाइज किया गया, लेकिन बाद में इसको रीनेम कर दिया गया स्वराज्य सभा, जिसका फॉर्मेशन होता है 1920 में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वो पहले होम रूल लीग ही थी, उसके ही कुछ एक मेंबर थे, उसको रीनेम कर दिया गया स्वराज्य सभा 1920 में भी, उनको भी वो सेम ही प्लेज दी गई कि भैया आपको जो सिविल डिसोबीडियंस है, प्लेज टू रिफ्यूज सिविल डिसोबीडियंस। दूसरा, सपोर्टेड ऑफ द रॉलेट एक्ट, सपोर्टर ऑफ रॉलेट सत्याग्रह एक्ट नहीं सॉरी, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के सपोर्ट में कौन कौन थे, जमुना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सुवानी, बीजी हार्निमान, तो ये याद रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये आप याद रखो, अभी जहां जहां इंपॉर्टेंट आएगा वहां पर बता देंगे आपको। एनी बेसेंट की जो लीग थी अभी तक, होम रूल लीग, उन्होंने भी सपोर्ट किया गांधी जी का। इसके अलावा ये जो बाकी के थे, राजा गोपालाचारी, महादेव देसाई, विजय राघवाचारी, KR अय्यर, उन सभी ने महात्मा गांधी जी का सपोर्ट किया, और पैन इस्लामिक लीडर जो थे उनके द्वारा भी सपोर्ट मिला, ठीक है, अब्दुल बारी हो गया, MA अंसारी हो गया, जिन्हा हो गया, उन सभी ने इस समय महात्मा गांधी जी का सहयोग किया। लीडर्स लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिन शाहू वाचा एंड TP सप्रू एंड श्रीनिवास शास्त्री अपोज रॉलेट सत्याग्रह। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जिन लीडर ने तो साथ दिया वो तो ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो महात्मा गांधी जी के साथ थे, उनके लीडर महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी आपको याद रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी लीडर थे जिन्होंने रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया कि रॉलेट जो सत्याग्रह है वो जरूरी नहीं है, आप उसको मत शुरू कीजिए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कीजिए। तो उन्होंने कहा कौन कौन थे वो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देन शॉ वाचा, TP सप्रू, ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर्स हु अपोज्ड, जैसे सत्याग्रह मेथड को अपोज किया,
एनिमेसेंट रिसेंटेड द आइडिया ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस, उन्होंने साथ किया लेकिन उन्होंने कहा कि अवज्ञा वाला जो कंसेप्ट है वो ठीक नहीं, बाकी सत्याग्रह वाला पोर्शन ठीक है। नी एनसी केलकर, जीसी कारपाड़े ऑल्सो अपोज द रॉयल सत्याग्रह है। तो ये आपने याद रखना है, ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछ जाते हैं किस किसने अपोज किया था। सपोर्ट तो ठीक है। अब क्या होता है कि 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल होती है हर जगह पर, वर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज ऑफ द इंडिया। दिल्ली में हड़ताल होती है 30 मार्च को, पुलिस फायरिंग करती है, किलिंग करती है। गांधी जी जो है अपने मैसेज को पीजेंट, पुअर, विलेजेस सभी जगह तक पहुंचाने में कोशिश करते हैं, फैलाना अपना शुरू करते हैं मैसेज अलग अलग देशों तक। गांधी इंटेंसिफाइड द एजिटेशन ऑन द 7th of April, selecting 4 books as an act of the defiance: हिंद स्वराज, सर्वोदया, द स्टोरी ऑफ सत्याग्रह, द लाइफ एंड एड्रेस ऑफ द मुस्तफा केमल पाशा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। गांधी इंटेंसिफाइड द एजिटेशन ऑन द 7th April by selecting 4 books as an act of the defiance, कि भैया हमारे पास 4 ऐसी बुक्स हैं जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि आपको विरोध करना है। पहली बुक हिंद स्वराज, दूसरी बुक सर्वोदया, जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट, जिसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। द स्टोरी ऑफ सत्याग्रही बेस्ड ऑन द सोक्राट्स, द लाइफ एंड द एड्रेस ऑफ द मुस्तफा केमल पाशा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेफरेंस दिया उन्होंने इन बुक का। अरेस्ट इन द कॉल ऑफ हड़ताल, तो हड़ताल दी गई 8 अप्रैल को। 6 शुरू हो चुका ना, 6-7 को उन्होंने ये बुक सेलेक्ट की, फिर 7-8 को फिर से हड़ताल हो रही है अभी। एंड गांधी डिसाइड टू कॉल सत्याग्रह ऑन 18th of April ड्यू टू वाइड स्प्रेड वायलेंस स्पेशली इन द अहमदाबाद। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो अब दिक्कत शुरू हो गई है, वायलेंस शुरू हो गया, तो वायलेंस तो हमारा लेना देना तो नहीं है भैया। तो उन्होंने इस सत्याग्रह को वापस ले लिया 18 अप्रैल को, जब वाइड स्प्रेड वायलेंस उनको देखने को मिला। गांधी पब्लिकली एडमिटेड हिज मिस्टेक, कॉलिंग इट हिमालयन ब्लंडर फॉर ऑफरिंग सिविल डिसोबीडियंस टू एन इल प्रिपेयर्ड पब्लिक। उन्होंने कहा कि ऐसी जनता जो अभी तैयार ही नहीं है, उसके लिए अवज्ञा की पेशकश करना वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, ब्लंडर था, हिमालयन ब्लंडर। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने कब ये कहा। तो ये इससे पहले हो चुका है, अभी तक नेक्स्ट वाली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो आया है नहीं है। प्रोटेस्ट इन द पंजाब एंड अमृतसर, पंजाब और अमृतसर में विरोध होने लगता है। अब मिशेल ओडायर, द लेफ्टिनेंट ऑफ द पंजाब, हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्रिगेडियर जनरल डायर ड्यू टू मैसिव प्रोटेस्ट। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि माइकल ओडायर ने, लेफ्टिनेंट ऑफ पंजाब जो थे, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन दिया ब्रिगेडियर जनरल डायर को कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। जनरल डायर ने बैन लगा दिया सभी मीटिंग्स और प्रोटेस्ट में पंजाब में, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा अनरेस्ट फैला हुआ था। इसी दौरान जो 2 लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, बाई ओडायर एस्केलेटेड द सिचुएशन, ठीक है। इनसे और ज्यादा स्थिति बिगड़ चुकी थी, इनको जेल में डाल दिया गया था। पंजाब फेस्ड पीसफुल रिक्रूटमेंट ऑफ वॉर फॉर द वॉर अंडर गवर्नर डायर। देयर वाज सीवियर रिप्रेशन ऑफ द गद्दर मूवमेंट, जो पहले अभी चल चुका था इससे पहले, क्योंकि गद्दर मूवमेंट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चली हुई थी। द यूनिटी बिटवीन हिंदू मुस्लिम एंड द सिख वाज कंसर्निंग द ब्रिटिशर्स। इस समय जो सैफुद्दीन किचलू थे, एक लॉयर थे एंड मुस्लिम नेशनलिस्ट लीडर थे वो, सैफुद्दीन किचलू। एंड पॉलिटिकल कैरियर अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था, और वो बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। फिर उसके बाद 1924 में इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोटेस्ट, ही वाज रिमेंबर्ड फॉर हिज रोल इन द पंजाब प्रोटेस्ट आफ्टर द रॉयल अटैक 1919 में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है ये, क्योंकि आपके लिए जानना ये थोड़ा ज्यादा जरूरी था, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू के बारे में एंड रेस्ट ऑफ द लीडर्स, तो ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को ये होता है। द न्यूज ऑफ द अरेस्ट ऑफ द डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल लेड टू द हड़ताल इन द अमृतसर। यहाँ हमारे जो लीडर्स है, डॉक्टर किचलू जो है, सत्यपाल जो है, उनको जेल में डाल दिया गया है। अब ये न्यूज सब तक पहुंच ही रही थी। अब जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में लगभग 20,000 लोग जो थे वो यहाँ पर, बच्चे, बूढ़े, जवान हो गए, लड़के, लड़कियां, सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था ये, और साथ ही साथ में बैसाखी का दिन भी था। जनरल डायर का एक्शन हुआ कि जनरल डायर ने रीच जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग, एंड विद 90 सोल्जर्स एंड 2 आर्मर्ड कार्स, मशीन गन उसमें लगी हुई थी। उन्होंने ओपन फायरिंग का ये दे दिया, वे ओपन फायरिंग होनी चाहिए सब पर, बिना किसी बात के। तो जैसी कहानी जनरल डायर के द्वारा की गई, वैसी ही कहानी अभी आपको पहलगांव में देखने को मिली।
कि फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग कर दी, तो 27-28 लोगों की डेथ हो गई। वैसे ही जो जनरल डायर है उसने भी ऑर्डर दिया कि भैया आप जो ओपन फायरिंग है, लगभग 20,000 लोग थे, उन पर ओपन फायरिंग की गई। लेकिन बाद में हश्र उसका वैसा ही हुआ, जनरल डायर को मारा गया, वैसे ही आतंकवादी भी मारे जाएंगे, और मारना भी चाहिए, है ना। ओपन फायरिंग की गई, ट्रैप हो गए, क्योंकि वहां पर जगह बाहर जाने की थी नहीं, ऐसा था वो, और यहां से जो है वो फायरिंग हो रही थी, ये समझो आप, थी तो एक जगह से, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा समझो कि हर जगह से फायरिंग हो रही, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, बीच में कुआं है, अब जाए तो जाए कहां से। तो हर जगह से फायरिंग हो रही है, कुछ इसमें कूद जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की जो thousands were killed and injured and many died due to suffocations। और जनरल डायर took no steps to provide medical aid to the wounded, और जो यहाँ पर घायल पड़े हुए थे उनकी कोई सहायता नहीं की गई। After the massacre, martial law was imposed and entire Punjab was put under martial law। Gandhi called off the satyagraha and later called Himalayan blunder of the Himalayan miscalculation। इसी को कहा गया सत्याग्रह को, जब वो वापस लेते हैं, जैसे वो यहाँ पर, क्योंकि अहमदाबाद इसी दौरान जब रॉलर सत्याग्रह चला हुआ था, तो रॉलर सत्याग्रह के दौरान जो हिंसाएं हुई उसको उन्होंने कहा हिमालयन ब्लंडर। और गांधी जी इस समय अपने जो केसरे हिंद की उपाधि है वो वापस देते हैं 1920 में, और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो भी वापस दे देते हैं जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। द एजिटेशन रिवील्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन एंड एक्सट्रीमली लिमिटेड इन द पैची। संगठनात्मक जो तैयारी थी वो उतनी ज्यादा थी नहीं, तो इससे पता लग जाता है। द कांग्रेस वॉज हार्डली इन्वॉल्व इन द रॉलेट एक्ट एंड सत्याग्रही वॉज मोर इंटेंस इन द सिटीज इन देन इन रूरल एरियाज। तो वो ज्यादातर सिटीज में थे, रूरल एरिया में थे नहीं ज्यादातर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द एजिटेशन वॉज द इमर्जेंस ऑफ द गांधी एज ऑल इंडिया लीडर। दिस फोर्स्ड गांधी टू प्लंज इनटू नेशनल पॉलिटिक्स इन द मोर फोर्सफुल मैनर। तो महात्मा गांधी को और ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर जाना पड़ रहा था पॉलिटिकल इसमें। प्रिंटिंग मीडिया इस दौरान अगर आपको याद रहे तो ये जरूरी है आपके लिए। अरेस्ट ऑफ बीजी हार्नीमेन। बीजी हार्नीमेन क्या थे? एडिटर थे बॉम्बे क्रॉनिकल के, एंड वॉज अरेस्टेड विद उमर सवानी एंड शंकर लाल मैनेजिंग यंग इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट this and this। And Gandhi took the editorship of these magazines and used to propagate these the atrocities happening in the Punjab। जब इनको जेल में डाल दिया गया था। नवजीवन मैगजीन, उमर एंड बैंकर स्टार्टेड द मंथली मैगजीन नवजीवन टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो ये थे उस समय जो मैगजीन वगैरह चली हुई थी, ठीक है, ये मैगजीन वगैरह चली हुई थी। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस एंड द गांधी जी। गांधी जी को इनविटेशन मिलता है, ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का, हिंदू मुस्लिम ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के लिए। द मेन इशू इंक्लूडेड खिलाफत डायलेमा, पोस्ट वॉर सेलिब्रेशन एंड द काउ स्लॉटर्स। Gandhi ji disagreed with the issue of the cow slaughter, stating it was not beneficial for bargaining for the either Hindus or Muslim। गाय की हत्या के मुद्दे पर असहमत होकर कहा कि ये न हिंदुओं के लिए ना मुसलमानों के लिए सौदेबाजी के लिए है। वैसे इस पर तो हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आता है गांधी जी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, नेक्स्ट में ही करेंगे इसको क्योंकि ये कहानी अभी लंबी है। तो गांधी जी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर गांधीयन एरा। लेकिन इस वाली कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, डेटा बहुत ज्यादा है, रिकॉल कर पाना मुश्किल है, इसीलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। नोट्स बनाने पड़ेंगे, बेशक आप शॉर्ट नोट्स बनाइए जैसे आपको ठीक लगता है, लेकिन नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपका जो टेस्ट है वो आपने दे दिया होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज 3 अपलोड कर दी गई है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, और स्कोर अपना देखिए कितना का स्कोर आपका आ रहा है। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, गांधी एरा पार्ट 2, फिर गांधी टीचिंग्स वगैरह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।